और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चूचू, चाचा और बेबी टाकू घर में खेल रहे थे और तभी एक बड़ी सी मकड़ी उनके पास आई। आराम से लड़कों, मुझे पता है तुम डर गए हो, पर अगर तुम शांति से सोचोगे तो मकड़ी को भगाने का कोई न कोई उपाय जरूर सोच लोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोती ने शेर को अपने सामने देख के किया। हाँ, मोती बैल शेर। हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और फिर चूचू ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मोती एक बैल था। वो एक किसान के लिए काम करता था। वो उसकी हल जोतने में मदद करता था। जब मोती बूढ़ा हो गया तो किसान उसे एक जंगल में ले गया। मोती, तुमने अब तक बहुत मेहनत की है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस जंगल में खूब हरी हरी घास है। क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे मेरे दोस्त, या तुम खेत में रहना चाहोगे? मैं जंगल में रहना चाहता हूँ किसान भाई। खेत पर तो मैं बहुत समय से रह रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम अब जा सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जंगल हमेशा सुरक्षित नहीं है। जब भी तुम्हें कोई खतरा लगे, हमेशा शांत रहना। ऐसा करने से ही तुम सूझबूझ से मुसीबत से बाहर निकल पाओगे। जाने से पहले किसान ने मोती को तोहफे में एक पोंचो दिया और फिर मोती जंगल में चला गया। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा माँ। आहा, ये तो बहुत सुंदर जंगल है, पर मुझे अपने लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ मैं धूप और बरसात से बच सकूं। ऐसी जगह जिसे मैं अपना घर कह सकूं। जल्द ही मोती को एक खाली गुफा दिखाई पड़ी। उसके पास बहुत से हरे भरे पेड़ भी थे। ये तो बड़ी अच्छी गुफा है। यहाँ जरूर कोई ऐसा जानवर रहता होगा जिसने अब जंगल छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। तो अब वो गुफा ही मोती का नया घर थी। जंगल के सभी जानवर अच्छे थे। मोती को भी वो पसंद आए। कैसे हो हिरण? सुप्रभात खरगोश। मेरा नाम मोती है। मैं एक बैल हूँ। पर उस जंगल में एक लालची सियार भी रहता था। मोती को देखकर उसके मन में उत्सुकता जागी। ओह, जंगल की गुफा में एक नया जानवर आया है। डरावना लग रहा है। अरे बाप रे! ओह, ये तो एक बूढ़ा बैल है जिसने पोंचो पहना है। मैं भी बुद्धू हूँ। ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खाने की तरकीब सोचनी चाहिए। ये सियार मुझे देख रहा है। मुझे इससे बच के रहना चाहिए। मौका मिलते ही ये मुझे खा जाएगा। एक दिन जब मोती अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तब उसने शेर की दहाड़ सुनी। हाँ? मोती ने बाहर झांका तो उसने एक शेर देखा। वो बहुत खूंखार लग रहा था और उसकी गुफा की तरफ ही आ रहा था। मेरा प्यारा घर। आखिरकार मैं अपनी पुरानी गुफा तक पहुंच ही गया। पहले मैं कुछ देर आराम करूंगा और फिर कुछ स्वादिष्ट शिकार ढूंढूंगा। हाँ? क्या ये एक शेर की गुफा है? अब मोती थोड़ा घबरा गया
जब उसे ये पता चला कि वो शेर की गुफा में रह रहा था। अब ये बात पक्की थी कि उसे वहाँ देखते ही शेर उसे खा लेगा। पर तभी उसे किसान की बात याद आई और उसने शांत रहने का सोचा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम शांत रहना। ऐसा करने से तुम ठीक से सोच पाओगे और मुसीबत से भी बच जाओगे। अब मुझे शांत रहकर सोचना है कि अपनी जान बचाने के लिए मैं क्या करूं। और फिर उसने शांति से सोचा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। इन पत्तियों से मैं अपना वेश बदल लूंगा और अपने मुंह में पतली टहनियां लगा लूंगा ताकि शेर को मुझे देखकर लगे कि मेरे बड़े बड़े दांत हैं। जब शेर गुफा में पहुंचा, मोती ने बाहर झांककर ऐसे जताया मानो वो कोई खूंखार जानवर हो। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसके साथ गुफा में कोई और भी है। भाई जल्दी इधर आओ। देखो कितना लजीज शेर हमारी गुफा की तरफ आ रहा है। आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया समझो, क्योंकि हमारा भोजन खुद हमारी तरफ चलकर आ रहा है। मेरी गुफा में तो अजीबोगरीब जानवर है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। वो शेर मोती को देख और सुनकर डर गया था और वो भागने लगा। तभी रास्ते में शेर की मुलाकात सियार से हुई। शेर महाराज, आप जंगल में वापस आ गए, पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शेर ने सियार को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। मेरी गुफा में तो डरावने जानवर हैं। वो दोनों भाई हैं और मुझे खाना चाहते हैं। सियार शेर पर हंसने लगा। शेर महाराज, आपकी गुफा में तो सिर्फ एक ही जानवर है, एक बूढ़ा बैल, और वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। एक बूढ़ा बैल? जी हाँ शेर महाराज, चलिए आपकी गुफा में चलें। आप उस बैल को खा सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बहुत खाने को मुझे भी दे सकते हैं। अगर वो एक बूढ़ा बैल नहीं हुआ तो? और अगर उसने मुझे खाने की कोशिश की तो? तब तो सियार तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाओगे। आप भी तो पूरा बैल अकेले खा सकते हैं शेर महाराज। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी पूंछ बांधकर गुफा में जाएं। इस तरह आपको मुझ पर विश्वास रहेगा कि मैं भागूंगा नहीं, और मुझे भी पता रहेगा कि आप बैल अकेले नहीं खाएंगे। और फिर शेर और सियार ने अपनी पूंछें एक साथ बांध ली। अब वो गुफा की तरफ चल दिए। मोती ने शेर और सियार को आते हुए देखा। ओह, अब शेर सियार के साथ वापस आ रहा है। सियार ने मेरे बारे में उसे सब बता दिया होगा। मुझे फिर से शांत रहना होगा और एक बार फिर अपनी जान बचाने की नई तरकीब सोचनी होगी। जैसे ही सियार और शेर गुफा में पहुँचे, मोती बाहर निकल के सियार को डांटने लगा, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। सियार, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, पर तुम सिर्फ एक ही शेर लेकर आए हो, और वो भी पतला सा। ये हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। अब तो हमें तुम्हें भी खाना पड़ेगा सियार। ठीक है, शेर के बाद तुम्हें भी खा लेंगे। अच्छा। अरे नहीं, ये तो मुझे खा जाएंगे। शेर को मोती की कहानी पर विश्वास हो गया। सियार, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं, रुको तो। और फिर शेर ने जोर जोर से भागना शुरू किया, और क्योंकि सियार की पूंछ उससे बंधी थी, वो भी उसके साथ खींचता चला गया। मोती बहुत खुश था कि उसने शांति से काम लिया और उसकी जान बच गई। फिर उसे कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और उसने शांति से जीवन बिताया। चूचू की कहानी सुनके चाचा और बेबी टाकू शांत हो गए। चलो अब चाचा और बेबी टाकू
दोनों लंबी सांस लो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ। अब सोचो कि मकड़ी से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम खिड़की खोल दें, जिससे मकड़ी बाहर चली जाए। और फिर चाचा ने खिड़की खोल दी ताकि मकड़ी बाहर चली जाए। चूचू की कहानी सुन के चाचा और बेबी टाकू को समझ आ गया कि कितना ही डर क्यों न लगे, शांति से उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने से ही सही रास्ता मिल जाता है। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। अचानक चाचा दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो बहुत डरा हुआ था। हाँ, तुम्हें क्या हुआ चाचा? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? चूचू, एक बड़ा लड़का सारे छोटे बच्चों को धमका रहा है। वो हम सबकी पेंसिल्स ले रहा है। फिक्र मत करो चाचा, हम उसे रोकेंगे। नहीं रोक सकते, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ताकतवर है। भले ही हम छोटे हों चाचा, पर अगर हम एक साथ रहें तो हम ताकतवर हैं। चलो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, अनेकता में एकता के ऊपर। उसमें कैसे जंगल के नन्हे जानवरों ने एक साथ मिलकर एक बड़े से मतलबी हाथी से अपनी जान बचाई। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सा जंगल था। उसमें रहने वाले छोटे छोटे जानवर सभी बहुत खुश थे। गौरैया अपने घोंसलों में गाने गाया करती थी। मधुमक्खी खुशी में झूमती थी। मेंढक इधर उधर बिना किसी डर के कूदते रहते थे। खरगोश इधर उधर मस्ती करते हुए फुदकते रहते थे। और कठफोड़वा पेड़ों में से कीड़े ढूंढते रहते थे। एक दिन एक हाथी जंगल में रहने आ गया। छोटे जानवरों को लगा कि वो हाथी दयालु और मिलनसार होगा, पर वो ये जानकर निराश हो गए कि वो हाथी बहुत मतलबी था। वो कुछ अजीबोगरीब चीजें करता। वो टहनियाँ तोड़ता रहता जिनमें गौरैया ने घोंसले बना रखे थे। वो खरगोशों और मेंढकों को पैरों से कुचलता रहता। उसने मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ दिए।
उस हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ फेंका जिस पर कटफोड़वा कीड़े ढूंढता था, और उसने पेड़ को ऐसे हिला दिया जैसे बच्चे का झुनझुना हो। सभी पक्षी और जानवर उस हाथी को लेकर बहुत परेशान थे। हमें इस हाथी के बारे में कुछ करना चाहिए। ये हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। उससे कहना होगा कि हमें परेशान न करे। तो जानवरों ने कटफोड़वे को उस हाथी से बात करने के लिए भेजा। श्रीमान हाथी जी, मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान ना करें। हाथी कटफोड़वे के ऊपर हंसने लगा। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो। चले जाओ और अपने दोस्तों को बता दो, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। और फिर हाथी पहले की तरह नन्हे जानवरों को परेशान करता रहा। सभी नन्हे जानवर उस रात को उल्लू से मिलने गए। वो एक समझदार बूढ़ा पक्षी था जो उसी जंगल के एक पेड़ पर रहता था। श्रीमान उल्लू जी, हमें आपकी मदद चाहिए। एक हाथी हमें बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि हम कमजोर और छोटे हैं। तुम गलत हो मेरे दोस्तों। भले ही तुम छोटे हो, पर तुम सब बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। तुम सब बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे अगर तुम सब मिलकर काम करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक योजना है। और फिर समझदार उल्लू ने नन्हे जानवरों को अपनी योजना बताई। अगले दिन हाथी उठा और छोटे जानवरों को परेशान करने की तैयारी करने लगा। मैं मजे करूंगा नन्हे जानवरों को आज फिर से परेशान करके। सारी मधुमक्खियाँ हाथी के कान के पास इकट्ठा हो गईं और जोर जोर से भिनभिनाने लगीं। उनकी भिनभिनाने की आवाज से हाथी को गुस्सा आ गया। मधुमक्खियां तो आज बहुत शोर कर रही हैं। मैं अपनी आंख बंद करके कानों को हिलाता हूँ। जैसे ही हाथी ने अपनी आंखें बंद की, कटफोड़वे ने नीचे आकर उसकी आंखों पे चोंच मार दी। मेरी आंखें, मुझे कुछ चुभ रहा है। अच्छा होगा मैंने तालाब में धो लूं। और इस तरह वो हाथी आंखें बंद करके भागने लगा। गड्ढे के पास पहुंचकर मेंढक टर टर करने लगे। उनकी आवाज सुनकर हाथी गड्ढे की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहाँ तालाब है। मुझे मेंढकों की टर्टर सुनाई दे रही है। तालाब जरूर यहीं कहीं होगा। हाथी सीधा गड्ढे में जा गिरा।
गड्ढा बहुत गहरा था और हाथी को एहसास हुआ कि वो अपने आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बचाओ! क्या मुझे इस गड्ढे से कोई बाहर निकाल सकता है? उल्लू और छोटे जानवर सभी गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। मेरे दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं हाथी जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो मदद करें तो आपको उन सब से वादा करना होगा कि आप उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं नेक दिल रहूंगा। मैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तब जाकर नन्हे जानवरों ने हाथी की मदद की। उन्होंने नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया। और उन नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स ने हाथी की मदद की। फिक्र मत करो, कुछ ही मिनटों में हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाथी बहुत शुक्रगुजार हुआ उन नन्हे जानवरों के मदद के लिए। तुम सभी का धन्यवाद। तुम सब बहुत दयालु हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तंग किया। मैंने सोचा था तुम छोटे और कमजोर हो, पर तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो। हम सब शक्तिशाली हैं क्योंकि हम सब एकजुट हैं। तुम भी हमारे साथ मिलकर हमारे दोस्त बन जाओ, फिर हम सब और शक्तिशाली हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। और इस तरह वो हाथी और सारे नन्हे जानवर दोस्त बन गए। हाथी को ये भी एहसास हुआ कि जब वो दया करता है तो उसे अच्छा लगता है, और फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जैसे ही चूचू ने चाचा को कहानी सुनाना खत्म किया, तभी वो लड़का वहाँ पहुँचा जो चाचा को तंग कर रहा था। चाचा, मुझे अपनी पेंसिल दो। चूचू और बाकी दोस्त आगे आ गए और चाचा के साथ खड़े हो गए। हाय, हम चाचा के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पेंसिल चाहिए? हम तुम्हें अपनी पेंसिल दे सकते हैं। मैं भी तुम्हें अपनी पेंसिल दे दूंगा, पर तुम्हें प्यार से मांगनी होगी। हाँ? मुझे माफ कर दो। उस लड़के ने चाचा को तंग करना बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि ना तो चाचा छोटा है और ना ही कमजोर जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। वो नेक और दयालु भी बन गया, जिस वजह से सब लोग उसे पसंद करने लगे। एक शाम चूचू और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगीं। हाँ, बारिश हो रही है। हमारे पास ना ही छाते हैं और ना ही रेनकोट्स। हम बारिश में गीले हो जाएंगे और हमें जुकाम हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। चलो हम इस घर की छत के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तो चूचू और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए छत के नीचे भागे।
जैसे ही वो सब छत के नीचे खड़े हुए, एक भंवरा उनके पास आ गया। वो कसली के आसपास मंडराने लगा और कसली को उससे डर लगने लगा। यहाँ पर एक भंवरा है, ये मुझे काट लेगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। इससे अच्छा तो मैं बारिश में भीग जाऊं। कसली भंवरे से इतना डर गया कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। फिक्र मत करो कसली। चूचू ने कसली को एक कहानी सुनाने की सोची ताकि उसे अच्छा लगे और वो ना डरे। ये तो एक नन्हा सा भंवरा है, जरा सी बहादुरी दिखाओ और डरो मत। उस नन्हे बकरे की तरह। जब उसने एक गुफा में पनाह ली थी, एक शेर, भेड़िए और बाघ के साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ एक चतुर बकरे की। एक शाम जब एक नन्हा बकरा जंगल से गुजर रहा था, तो उसके पास सुनहरे शहद से भरा एक मटका था। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है ताकि ये शहद खा सकूं। अचानक एक बड़ा सा स्लेटी बादल आसमान में घेर आया। आसमान काला हो गया और बहुत ही जोर से बिजली कड़की। वो नन्हा बकरा इतना डर गया कि शहद उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। अरे नहीं, बारिश होने लगी। अच्छा होगा मैं किसी जगह पर आसरा ले लूं। नन्हा बकरा छुपने की जगह ढूंढने लगा। और उसे जो जगह मिली वो थी एक गुफा। हाँ, ये तो एक गुफा है। बारिश रुकने तक मैं यहीं रहूंगा। तो वो नन्हा बकरा गुफा के अंदर चला गया। उस नन्हे बकरे को झटका लगा जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पहले से 3 जानवर मौजूद थे। एक शेर, एक बाघ और एक भेड़िया। उस शेर ने नन्हे बकरे को भूखी आंखों से देखा। वो ये भी जानने को उत्सुक था कि नन्हे बकरे के मटके में क्या है। ये नन्हा बकरा तो बड़ा ही स्वादिष्ट दिखता है और लजीज भी और बढ़िया भी। नन्हे बकरे, तुम तो स्वादिष्ट दिखते हो, पर ये बताओ कि तुम्हारे इस बर्तन में क्या है? ये जानने के बाद कि शेर, भेड़िया और बाघ उसे खाना चाहते हैं, बकरे ने सोचा कि उसे बहादुरी और चतुराई से अपनी जान बचानी है। उसने जल्दी से एक कहानी बनाई। मेरे पास इस बर्तन में जादुई शहद है शेर महाराज। जो भी इसे खाएगा बलवान बन जाएगा और इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी। शेर ने नन्ही बकरी की कहानी पर विश्वास कर लिया। क्या ऐसा है? फिर तो मैं ही शहद खाऊंगा और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। आखिरकार मैं जंगल का राजा भी तो हूँ। नन्हे बकरे ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा।
पर एक बात है, इस शहद को ऐसे ही नहीं खा सकते शेर महाराज। जिन मधुमक्खियों ने इसे मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि इसके साथ कुछ और भी खाना है। हाँ? कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िए की पूंछ के साथ। अगर ऐसा है तो मैं शहद भेड़िए की पूंछ के साथ ही खाऊंगा। भेड़िए, जल्दी इधर आओ, मुझे अपनी पूंछ दे दो। नहीं। शेर ने भेड़िए का पीछा करना शुरू किया। सुनो बाघ, बकरे और शहद पर नजर रखना। मैं भेड़िए की पूंछ लेकर आता हूँ। शेर गुफा छोड़कर चला गया और अब वहाँ वो नन्हा बकरा और बाघ रह गए। अरे नहीं, मुझसे एक गलती हो गई। श्रीमान बाघ, क्या आप शेर महाराज को वापस बुला सकते हैं? मुझे उन्हें बताना है कि इस शहद का जादू भेड़िए की पूंछ के साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए तो कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? वो क्या है नन्हे बकरे? शेर को शहद किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि शहद का जादू काम कर जाए? मुझसे गलती हो गई श्रीमान बाघ। इस शहद को भेड़िए की पूंछ के साथ नहीं खाना है। इसे तो खाना है एक अच्छी लंबी बाघ की पूंछ के साथ, बिल्कुल आपकी पूंछ की तरह। मुझे श्रीमान शेर को बुलाना होगा ताकि वो यहाँ आकर आपकी पूंछ उखाड़ सके। हाँ? नहीं, तुम ऐसा मत करो। सुनिए शेर महाराज। अरे, भागने में ही भलाई है। तो इस तरह बाघ गुफा से भागा अपने आप को बचाने के लिए। तभी अचानक बारिश भी रुक गई और नन्हा बकरा गुफा से निकलकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने आप को शेर, बाघ और भेड़िए का भोजन बनने से बचा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहादुर और होशियार हूँ। अब मैं आनंद लूंगा इस स्वादिष्ट शहद का। ये मुझे ताकतवर बनाएगा। वो भी इसे किसी की पूंछ के साथ खाए बिना। और इस तरह उस नन्हे बकरे ने किसी दूसरे का शिकार होने से खुद को बचा लिया। चलो भी कसली, भंवरे से डरना बंद करो। तुम भी होशियार और निडर बनो, जैसे चूचू की कहानी में वो बकरा था। हाँ कसली, सोचो कैसे तुम भंवरे को अपने से दूर भगाओगे। मुझे पता है क्या करना है। मैं यहाँ फूल वाला गमला रखूंगा। भंवरा फूल पर बैठ जाएगा और मेरे बारे में भूल जाएगा। देखो भंवरे, एक फूल है ना, कितना सुंदर। और इस तरह कसली ने अपनी चतुराई और बहादुरी से उस भंवरे को उड़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूचू की कहानी में नन्हे बकरे ने किया था। चाचा के पास ऐसे बहुत सारे खिलौने थे जिनसे वो अब नहीं खेलता था। वो उन्हें अपने से छोटे बच्चों को देना चाहता था, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खिलौने किसको दे।
हाँ चूचू, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अपने खिलौने किसको दूँ? तुमने अपने खिलौनों को संभाल कर रखा है चाचा, तो तुम्हें ये खिलौने उसे देना चाहिए जो इन्हें भी संभाल कर रखे। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम ये खिलौने यहीं छोड़ दो, फिर देखो कि बच्चे क्या करते हैं। इससे तुम्हें चुनाव करने में मदद मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे चूहे दादाजी ने किया, ये देखने के लिए कि उनकी बेटियों में से कौन परिवार की देखभाल अच्छे से कर सकती है। हाँ, चूहे दादाजी और उनकी बेटियाँ। हाँ, चलो मैं उनकी कहानी सुनाती हूँ। तो इस तरह चूचू ने चाचा को कहानी सुनानी शुरू की। चूहे दादाजी काफी बूढ़े हो चुके थे। वो अपने परिवार, जिसमें उनकी 4 बेटियां और बहुत सारे छोटे बच्चे, एक बड़े से घर में रहते थे। चूहे दादाजी ने बहुत मेहनत की थी और जो पैसे उन्होंने कमाए थे उससे अपने पूरे परिवार की देखभाल करते थे। पर अब चूहे दादाजी की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी किसी को सौंपकर अब वो आराम करना चाहते थे। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ अब कोई और संभाले। मेरी 4 बेटियां बहुत नेक और दयालु हैं, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन बुद्धिमानी और समझदारी से परिवार की देखभाल कर सकती है। अगले दिन सुबह चूहे दादाजी घर से बाहर निकले और जब वो लौटे तो उनके हाथों में कच्ची मूंगफलियों की 4 थैलियां थीं। उसी दिन बाद में चूहे दादाजी ने 4 बेटियों को बुलाया और सबको एक-एक थैली दे दी। मेरी बच्चियों, इन 4 थैलों के अंदर मूंगफलियां हैं और तुम सब एक-एक थैला ले लो और 6 महीने के बाद तुम्हें ये मूंगफलियां लौटानी हैं। ठीक है पिताजी। तो चूहे दादाजी की सारी बेटियों ने मूंगफलियों की थैलियां ले ली। वो ये सोच रही थीं कि 6 महीनों तक इन मूंगफलियों के साथ क्या करना है। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और चूहे दादाजी ने अपनी 4 बेटियों को एक बार फिर से बुलाया। प्यारी बच्चियों, तुम्हें मूंगफलियों का थैला दिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। चलो अब मेरी मूंगफलियां वापस कर दो। जी पिताजी। चूहे दादाजी की पहली बेटी ने अपनी मूंगफलियों का थैला एक पेड़ के कोटर में रखा था। वो उस थैली को लाने के लिए पेड़ तक गई, पर जब थैली खोली तो पाया कि सारी मूंगफलियां सड़ गई हैं। अरे नहीं। चूहे दादाजी की दूसरी बेटी ने 2 सोने के सिक्कों के बदले अपनी मूंगफलियां बेच दी थीं और दोनों सिक्कों को बहुत हिफाजत से रखा था। जैसे ही चूहे दादाजी ने अपनी मूंगफलियां मांगी, वो सिक्के लेकर मूंगफलियां खरीदने बाजार पहुंची। पर उसे तब झटका लगा जब उसे पता चला कि मूंगफलियों की कीमत तो 2 गुना हो गई है। अब एक थैला मूंगफलियों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। हाँ? चूहे दादाजी की तीसरी बेटी ने कुछ मूंगफलियां खाई थी और जब मन करता वो मूंगफलियां खाती गई।
जब उसने थैला खोला तो देखा कि सारी मूंगफलियाँ खत्म हो गई हैं और थैली खाली पड़ी है। हाँ? अरे नहीं, मैं तो सारी मूंगफलियाँ खा गई। चूहे दादाजी की चौथी बेटी चूहे दादाजी को घर के पास के खेत में ले गई। वो मूंगफलियों के पौधे से भरा था और चूहे दादाजी ने देखा कि पूरे खेत में मूंगफलियाँ उग रही हैं। पिताजी, आपके दी हुई मूंगफलियाँ मैंने यहाँ उगा दी थी। अब इनके पौधे बड़े हो गए हैं। इस खेत की सारी मूंगफलियाँ आपकी हैं। चूहे दादाजी बहुत खुश हुए। उन्हें पता चल गया था कि उनकी चौथी बेटी बुद्धिमान और होशियार है। उन्होंने फैसला कर लिया कि पैसों और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी वो उसी को देंगे। बहुत अच्छे मेरी बच्ची। तुमने मेरी दी हुई मूंगफलियों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया। तुमने उन्हें बोया और बड़ा होने दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ एक थैला मूंगफली दी थी, पर तुमने उसे 100 थैलों में बदल दिया। तुम बहुत बुद्धिमान और जिम्मेदार हो। तुम मेरी मेहनत की कमाई और परिवार की देखभाल अच्छे से करोगी। धन्यवाद पिताजी। चूहे दादाजी की चौथी बेटी ने उनके पैसों और पूरे परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से की। चाचा को चूचू की कहानी इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि वो भी चूहे दादाजी जैसा बनेगा। ठीक है चूचू, मैं भी चूहे दादाजी जैसा बनूंगा और सही चुनाव करूंगा। मैं अपने खिलौने यहीं छोड़ दूंगा और देखूंगा कि इनकी सबसे अच्छी देखभाल कौन करता है। तो चाचा ने अपने पुराने खिलौने वहीं छोड़ दिए। सारे बच्चे आए और एक एक खिलौना उठा लिया। लगभग सबने खिलौनों को खराब ही किया। सिर्फ बेबी जॉन खिलौनों को संभाल कर खेल रहा था और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बांट भी रहा था। चाचा ने ये भी देखा कि बेबी जॉन उसके जितना ही खिलौनों को पसंद करता है। चूचू वो देखो, दूसरे बच्चे मेरे खिलौनों को खराब कर रहे हैं, पर बेबी जॉन उन्हें संभाल कर रख रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। इसीलिए मैं अपने खिलौने बेबी जॉन को ही दूंगा। तो इस तरह से चाचा ने अपने सारे खिलौने बेबी जॉन को दे दिए। तुम मेरे खिलौने रख सकते हो बेबी जॉन। मुझे पता है तुम इन्हें संभाल कर रखोगे। हाँ, धन्यवाद। चाचा बहुत खुश होता जब भी वो बेबी जॉन को अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देखता, और बेबी जॉन ने भी चाचा के खिलौनों का अच्छे से ख्याल रखा। चाचा जानता था कि उसने सही फैसला लिया है। चूचू चाचा और बेबी टाकू के साथ अपने घर पर थी। वो उनकी देखभाल करके अपनी माँ की मदद कर रही थी। अचानक चाचा और बेबी टाकू ने आइसक्रीम वाली गाड़ी के आने की आवाज सुनी। हाँ? आइसक्रीम। हाँ, मिस्टर आइसी, आइसक्रीम वाले आ गए। आ जाओ, कुछ आइसक्रीम ले आते हैं।
चाचा और बेबी टाकू दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं, पर चूचू उनका रास्ता रोक लेती है। रुक जाओ चाचा और बेबी टाकू, तुम अपनी मर्जी से इस तरह घर के बाहर नहीं जा सकते। हम बच्चों के लिए ऐसा करना सुरक्षित नहीं है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे डॉली नाम की डोंकी पड़ गई थी जब वो अपने फार्म से भागी थी और एक भेड़िए से टकराई। डॉली डोंकी? एक भेड़िया? हाँ, चलो मैं उसकी कहानी सुनाती हूँ। डॉली एक छोटी सी डोंकी थी। वो एक किसान के लिए काम करती थी जिसका फार्म जंगल के किनारे था। डॉली हमेशा शिकायत करती थी क्योंकि वो किसानों से खाने को सूखा चारा देता था और उसे फार्म से बाहर नहीं जाने देता था। मालिक, आप मुझे सूखा चारा ही देते हैं। आप मुझे जंगल में जाने क्यों नहीं देते? मुझे तो ताजी हरी और मीठी घास खानी है जो वहाँ उगती है। बुरा ना मानो डॉली, पर जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वो तुम्हें खाने की कोशिश करेंगे। तुम सुरक्षित रहोगे यहाँ मेरे और ब्रूनो के साथ इस फार्म में। उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था और उसकी नजर डॉली पर थी। ये देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, पर ये तो हमेशा फार्म में रहती है अपने मालिक और कुत्ते के साथ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही जंगल में आ जाए ताकि मैं इसे खा सकूं। एक दिन भेड़िए ने डॉली को शिकायत करते सुन लिया। इस किसान ने मुझे फिर से सूखा चारा दिया। काश वो मुझे कुछ ऐसा खाने को देता जो बढ़िया और रसीला होता। तो इसे खाने के लिए कुछ बढ़िया और अच्छा चाहिए। मुझे इसे हरी भरी घास के बारे में बताना चाहिए ताकि ये इस फार्म से भाग निकले और जंगल में पहुंच जाए। उस भेड़िए को भेड़ की एक खाल नजर आती है। वो उसे पहन लेता है और एक भेड़ होने का दिखावा करता है। मैं कैसी हो डॉली? मैं एक भेड़ हूँ और मैं जंगल में रहती हूँ। तुम ये सूखी सी चीज क्या खा रही हो? ये चारा है ना? हाँ भेड़, ये वही है। ये बहुत ही सूखा है। किसान कितना बुरा है। तुम्हें तो जंगल में आ जाना चाहिए। हमारा जंगल तो भरा पड़ा है मीठी और रसीली घास से। हाँ? क्या कहा? मीठी और रसीली घास? हाँ। भेड़िए की तरकीब काम कर गई और डॉली जंगल के घास का सपना देखने लगी। काश मैं जंगल में जा पाती तो उस घास का मजा ले पाती जिसके बारे में भेड़ ने मुझे बताया था। पर मैं तो यहाँ इस फार्म में फंसी हूँ। उसके अगले दिन डॉली ने देखा कि फार्म का गेट खुला है। और जब किसान और कुत्ता नहीं देख रहे थे तब वो फार्म से भाग गई। अरे, अब मैं जंगल में जा सकती हूँ और जी भर के हरी घास खा सकती हूँ। मजा आएगा। डॉली तेजी से जंगल की ओर भागी। वहाँ उसे हरी घास से भरी एक पहाड़ी मिली। ये वही घास होगी जिसकी बात वो भेड़ कर रही थी। अब मैं जी भर के खाऊंगी।
उस भेड़िए ने वहाँ डॉली को देखा। आहा, तो ये डॉली जंगल में आ ही गई। अब मैं इसे खा सकता हूँ। वो भेड़िया डॉली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में जो भेड़ की खाल उसने पहनी थी वो उतर गई और डॉली, जिसकी नजरें बहुत तेज थीं, वो तुरंत समझ गई कि ये कोई भेड़ नहीं बल्कि भेड़ के रेशमी भेड़िया है। मैं हाँ? वो भेड़ नहीं, भेड़िया है। उसने भेड़ होने का दिखावा किया और मुझे घास के बारे में बताया ताकि मैं यहाँ आऊँ। वो मुझे खाना चाहता है। मुझे उससे बचने का कोई तरीका सोचना होगा और फार्म पर वापस जाना होगा। तो जैसे भेड़िया करीब आया, डॉली रोने का नाटक करने लगी। ये देखकर भेड़िया हैरान रह गया कि डॉली रो क्यों रही है। तुम रो क्यों रही हो डॉली? क्या तुमको इस जंगल में मजा नहीं आ रहा? मजा तो बहुत आ रहा था, पर एक बड़ा सा नुकीला कांटा मेरे पिछले दाहिने पैर के खुर में चुभ गया। काश उसे कोई निकाल देता। फिक्र मत करो डॉली, तुम्हारे खुर का दर्द जल्दी गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाने वाला हूँ। और तुम्हें पता है, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। ओह, तुम मुझे जरूर खा लेना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये कांटा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कांटा चुभे खुर को खा लिया तो वो तुम्हारा गला छीलकर तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। भेड़िए को उसकी बात पर भरोसा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसका गला छिले या उसे चुभे, तो वो कांटा निकालने के लिए नीचे झुका। मुझे देखने दो, कहाँ है वो कांटा? डॉली जानती थी कि उसके बच निकलने का यही एक मौका है, तो उसने एक जोरदार दुलक्की लगाई। अलविदा। डॉली की दुलक्की से वो भेड़िया लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे तक पहुंच गया, डॉली से दूर, बहुत दूर। डॉली भागती हुई फार्म पर वापस पहुंची, जहां किसान और कुत्ता उसका इंतजार कर रहे थे। डॉली, तुम कहाँ थी अब तक? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जंगल तक गई थी मालिक, लेकिन मैं अब से वहाँ अकेले कभी नहीं जाऊंगी। अब से मैं आपके साथ आपके फार्म में ही रहूंगी और किसी चीज के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। ईहा, ईहा। इसलिए डॉली अब फार्म में ही रहती और उसने तय किया कि वो किसान की हर बात मानेगी। चाचा और बेबी टाकू को चूचू की कहानी बहुत पसंद आई। ये बहुत अच्छी कहानी थी चूचू। हम डॉली डोंकी जैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और घर से बाहर अकेले नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे चाचा और बेबी टाकू। चाचा और बेबी टाकू अपनी माँ का इंतजार करने लगे। फिर वो उनके और चूचू के साथ ही बाहर तक गए। उनकी माँ अपने बच्चों के अच्छे बर्ताव से इतनी खुश हुई कि उन्होंने उनके मनपसंद आइसक्रीम के 2-2 स्कूप खरीद दिए। यम्मी, यम्मी, स्वादिष्ट।